ऑल राइट, सो शुरुआत करते हैं फोटोशॉप की। और फोटोशॉप एकदम शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी हिस्ट्री वगैरह तो शायद आपको कल कुछ बताया गया होगा, नहीं? ओके, फोटोशॉप का जनरली शुरुआत जो है वो बोली जाती है कि 1990s में इसको बनाया गया था। जॉन नॉल करके कोई डेवलपर होंगे, उन्होंने बनाया होगा। बट जनरली ये सॉफ्टवेयर जो है वो हम जानते हैं कि ये फ़ोटो एडिटिंग के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ और ऐसे काम होते हैं जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट एरियाज में काम होता है, जैसे कि एनिमेशन, यानी कि डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, एनिमेशन पोर्शन, या फिर किसी यूआई यूएक्स का वर्क करना हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइंस के, इमेजेस के पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करने के तो बहुत ज़्यादा काम में आता है। सो अब हम शुरुआत कर रहे हैं फोटोशॉप के साथ कि किस तरीके से इस पे वर्क करना होता है। सबसे पहले जब आप फोटोशॉप शुरुआत करते हैं तो आपके पास अगर ये बिल्कुल न्यूली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होगा तो आपको ये पूरा खाली मिलेगा, राइट। और एक सजेशन है कि आप चाहें तो आप अपने नोट्स के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ मैं शॉर्टकट्स बता दूं जो कि आपके इसमें अवेलेबल ना हो, राइट। तो कुछ प्रो टिप्स वगैरह कुछ बताऊंगा तो वो आपके पास रहेगी। करेक्ट, हाँ। सो देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं फोटोशॉप की तो यहाँ पे आपको एक स्प्लैश स्क्रीन मिलती है, राइट, जिसमें वेलकम टू फोटोशॉप है। इसको वेलकम स्क्रीन भी बोलते हैं किसी किसी सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, उनमें वेलकम स्क्रीन होता है। बट जनरली एडोब के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, इलस्ट्रेटर में भी इसको स्प्लैश स्क्रीन ही बोलते हैं, स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो शुरुआत में ये खाली रहती है। अब कोई भी काम शुरू करने के लिए फोटोशॉप में आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर बनाना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट बनाना। तो डॉक्यूमेंट बनाने के तीन तरीके हैं। एक है आपके पास क्रिएट न्यू, ये बटन है। दूसरा फाइल में जाके न्यू। और तीसरा शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। सो जब फोटोशॉप ओपन करते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड ओपन होता है, कंट्रोल एन करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप जिस कैनवस पे काम करना चाहते हैं, इसको ऐसा समझिए एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जिस पेज में आपको वर्क करना है उस पेज का डिज़ाइन आप यहाँ पे तैयार करते हैं, उसकी फ्रेमिंग यहाँ होती है। सो यहाँ पे रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म वीडियो, ऐसे करके टैब्स में इस फ्रेम्स को डिवाइड किया गया है। हर एक टर्म के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। रिसेंट और सेव में तो आपके शुरुआत में खाली रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो काम किया होगा वो उसके अंदर नजर आएगा। फोटोज में जो भी पोस्टर्स वाले काम होते हैं वो पूरे के पूरे इसमें आएंगे। पोस्टर्स यानी कि जो फोटो पोस्टर कार्ड होता है, जो पोस्ट कार्ड होते हैं, उन साइज में काम करना हो तो यहाँ पे आएंगे। प्रिंट जो है ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारे भारत में A4 साइज से लेकर C4 C5 तक यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो A4 साइज से लेकर C4 C5 है, इसके बीच के सारे यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, इनमें से कई चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर यूरोपियन है, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है। तो वहाँ पे जितने यूज़ होते थे वही यूज़ होते हैं। लेटर एक्चुअली में लेटर हेड है। तो लेटर हेड का जो साइज़ होता है, जो जनरली हमने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस में देखा है, वो एक लेटर हेड होता है। तो इनका लेटर हेड जो है वो यूरोपियन वाला है, ये हमारा वाला नहीं है। हमारा A4 साइज़ में ही बन जाता है। तो अगर लेटर हेड का बनाना है यूरोपियन वगैरह साइज़ में तो यहाँ से बना सकते हैं। लीगल यानी लीगल पेपर जो है उसको यूज़ करते हैं उसका। टैबलॉइड, टैबलॉइड आपने सुना है ये टर्म कभी? नहीं। टैबलॉइड जो है ये आपका यूएस का या वेस्टर्न कंट्रीज का जो न्यूज़पेपर होता है उसका पहला पेज को बोलते हैं टैबलॉइड। तो उनके पहले पेज में क्या होता है, बड़ा सा एक सनसनीखेज इमेज होती है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है। उस इमेज को टैबलॉइड बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे टैबलॉइड का साइज़ दिया हुआ है। A4, जो हमारे यहाँ प्रिंटेबल A4 साइज पेपर यूज़ होता है।
तो A4 साइज से लेकर C4 C5 तक मेजरली भारत ने स्टैंडर्ड्स ऑप्ट कर लिया है, तो वो यूज़ होते हैं। C6 एंड DL जो है ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते हैं। सो अगर A4 साइज से लेकर C5 तक जाना है तो समझते कैसे हैं? इसको समझने का तरीका ये है, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा साइज। दैट मीन्स अगर A3 है तो A3 को अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो A4 बन जाता है। A4 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो A5 बन जाएगा। A5 को डिवाइडेड बाय 2 तो A6, एस छोटे होते जाते हैं, राइट। तो जितना छोटा जितना बड़ा नंबर उतना छोटा साइज, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा साइज, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस। ये आपका बेसिकली जब आप मूवीज़ के लिए काम करना शुरू करेंगे, जब आप डिजिटल पेंटिंग वगैरह करेंगे तब के लिए होता है। वेब, जब वेबसाइट्स के लिए कोई वर्क बना रहे हैं, राइट, वेबसाइट्स वगैरह का कोई पोर्शन बना रहे हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा उसने डिवाइसेस के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है। मैक के लिए अलग, विंडोज़ अलग, और आपका डेस्कटॉप अलग, इस चीज़ के लिए अलग है। ये जो वेब यहाँ दिख रहा है और डेस्कटॉप है, ये दोनों अलग अलग हैं। डेस्कटॉप यानी विंडोज़, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, और ये जब हम प्रोग्रामिंग करें किसी ओवरऑल वेबसाइट्स के लिए, जो चाहे तो मैक में भी खुले, चाहे तो फ़ोन में भी खुले, और चाहे तो आपके डेस्कटॉप में भी खुले। तो ओवरऑल ये मेजरमेंट है। मोबाइल जो है वो मोबाइल्स के साइजेस डिवाइस के अकॉर्डिंग, वैसी फ्रेम साइज चेंज है। फिल्म एंड वीडियो, फिल्म्स के लिए जब हम लोग मैट पेंटिंग करेंगे या फिर हम उनके सामने का कोई टैग पोस्टर या टाइटल पोस्टर बना रहे हैं तब के लिए ज़रूरत लगेगी। अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हमारा जो मेजर काम होगा वो प्रिंट साइज पे हम लोग काम करेंगे शुरुआत में, और फिर उसके बाद देखेंगे और भी सर्टेन ऑप्शंस चूज करेंगे। नाउ इसमें पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, जो पहला वैल्यू है वो हमेशा विड्थ वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा हाइट वैल्यू होगी, विड्थ और हाइट, और तीसरी वैल्यू जो होगी वो रेजोल्यूशन कहलाती है। विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन, यही तीन चीज़ें बस देखनी होती है इन सारे टैब्स में। विड्थ आपके कैनवस की विड्थ की बात कर रहा है, हाइट जो है वो कैनवस की हाइट की बात कर रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन उसकी क्लैरिटी की बात करता है, पिक्सल्स क्लैरिटी की। तो इसको यहाँ पे देख रहे होंगे पीपीआई करके एक यूनिट दिया हुआ है, दैट मीन्स पिक्सल पर इंच। पीपीआई स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच। दैट मीन्स कि अगर मैं अपने पेज को 8 इंच में डिवाइड कर रहा हूँ तो प्रति इंच 300 पिक्सल स्प्रेड होंगे। तो 300 पिक्सल स्प्रेड होंगे तो 300 इंटू 8 होगा, तब आपका एक्चुअल रेजोल्यूशन यानी एक्चुअल फ्रेम साइज सामने आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे A4 पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ही टैब बच जाता है विच इज़ प्रीसेट डिटेल्स। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नेम सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको PS_CLS 001 कर देता हूँ, ठीक है। और विड्थ जो है इसको हम वैसे ही रहने देते क्योंकि हमने A4 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 210 और 297 हो सकता है ये यूनिट आपको समझ ना आए कि ये मिलीमीटर में कितना यूनिट होता है, तो यहाँ से आप उनके यूनिट्स चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको इंचेस कर दूं तो 8 इंच बटे 11 इंच का हमारे पास पेपर आ जाएगा। ये यूनिट में पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स हम समझ सकते होंगे। पिक्सल क्या होता है, कोई आइडिया अगर एक्सप्लेन करने बोलूँ तो? ओके, आपने सोचा है कि करेक्ट बोला है आपने, कम पिक्सल में फोटो फंसे फटेगी, ज़्यादा पिक्सल में आप जूम कर सकते हैं। पिक्सल एक्चुअली में सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी डिजिटल इमेज का, ठीक है। तो अगर जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा डिटेल्ड इमेज बनेगी, जितनी कम पिक्सल होंगे उतनी कम डिटेल्ड इमेज बनेगी। बट इसको ऐसा सोचे कि पिक्सल एक्चुअली में एक ग्लास होता है जिसके अंदर कलर डाले जाते हैं, जितने कलर ज़्यादा डलेंगे उतना ज़्यादा डिटेल्ड इमेज होगी, राइट। सो इट्स अ वेरी सबसे स्मॉल यूनिट होता है किसी इमेज का, डिजिटल इमेज का। इंचेस, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स ये हमने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है, जितने भी हैं ये हमने पढ़े हुए हैं। पॉइंट्स एंड पिकास, अब पॉइंट्स एंड पिकास क्या होते हैं?
ये यूरोपियन यूनिट हैं, ये हमारे यहाँ के यूनिट नहीं होते हैं, हम लोग इस पे काम नहीं करते। लेकिन पॉइंट जो होता है वो इंच से छोटा होता है। 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, राइट। 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, यानी 1 इंच का 72वां हिस्सा एक पॉइंट कहलाता है। और पिकास जो है वो हेयरलाइन यूनिट होता है, यानी बाल जितना पतला यूनिट पे काम कर रहे हैं। तो लेज़र यूनिट पे अगर काम करने हैं या लेज़र प्रिंटर के लिए काम करना होता है तब इन पे काम करते हैं। सो अभी हमने इंचेस पे सेट कर दिया इसको। यहाँ पे ओरिएंटेशन मिल रहा है। फोटो हर एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर में दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, विच इज़ लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, दो ही ओरिएंटेशन होते हैं। इसको पोर्ट्रेट में कर रहे हैं। आर्ट बोर्ड्स, आर्ट बोर्ड्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप एक पेज के साथ, यानी जिस कैनवस पे आप काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। सेपरेट सेम फाइल में मल्टीपल पेजेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शंस जो हैं वो अभी रिसेंट के फोटोशॉप्स में है, सीसी वर्जन्स में। पुराने वर्जन्स में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अभी इसको हम ऑन नहीं करेंगे, आगे ऑन करेंगे। रेजोल्यूशन इज़ फॉर पीपीआई। एक चीज़ बता दूं, आप इसका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 72, 150 और 300। 72 लोएस्ट क्वालिटी, 150 मीडियम क्वालिटी एंड 300 इज़ दी हाईएस्ट क्वालिटी। क्या मैं इसको 600 कर सकता हूँ, 800 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं। बट जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे फाइल साइज उतना बढ़ता जाएगा, और डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी नहीं। रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले करने वाले जो टेलीविज़न टेक्नोलॉजी है वो उतने की ही है। तो आप 600 भी कर दीजिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी उतनी ही है, राइट। सो ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है। इसमें आपका जो विंडोज साइज़ है, जो मेमोरी साइज़ है, ये सारा कुछ इसमें बचा रहता है। किसके हैं ये? मेरे हैं ना, हाँ, तो उससे डाल दीजिए। अब यहाँ पे पीपीआई ऑप्शंस को भी आप डिफाइन कर सकते हो। पिक्सल पर इंच भी कर सकते हो और पिक्सल पर सेंटीमीटर भी कर सकते हो। सेंटीमीटर कर देंगे तो डेफिनेटली रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्प्ले में उतना ही असर आएगा, उतना ही दिखेगा। सो यहाँ पे आरजीबी कलर मोड्स मिलते हैं। अब ये कलर मोड्स जो हैं 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मोड्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि प्रत्येक मोड आपके एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम करने के लिए होता है। तो आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस मोड को चेंज करते हैं। बिट मैप जो होता है वो सबसे लाइट इमेज होती है, सबसे हल्की इमेज मानी जाती है। और ये मैप जो होते हैं ये ज़्यादातर गेमिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि गेमिंग्स में क्या होता है, मेमोरी को बचाना पड़ता है, तो इसलिए आपकी इमेज के साइज़ कम होने चाहिए। तो पिक्सल आर्ट वगैरह जो आपने देखे होंगे, पिक्सल आर्ट जो होती है, मारियो के ग्राफिक्स होते हैं, वो सारे इसमें क्रिएट होते हैं। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल और इवन विंडोज़ जो आता होता है ना आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए जो भी आइकॉन या आपके जो भी उसमें डायलॉग बॉक्स में जितनी इमेजेस होती है ना, वो सारा कुछ आप यहाँ देते हैं, वो सब इसी से बनते हैं, बिटमैप से बनते हैं। सॉरी। और इसका जो इमेज, इसकी अगर सबसे हाईएस्ट फॉर्म में यूज़ करने की बात की जाए तो बिटमैप जो है वो वीएफएक्स लाइन में ढेर सारी क्राउड जो होती है, दूर की क्राउड बनानी होती है ना, तब यूज़ करते हैं ये। हाँ, बिटमैप, बिटमैप, बिटमैप। तो ये एक्चुअली में बीएमपी इमेज निकालता है जो कि वीएफएक्स में भी यूज़ होती है। ग्रे स्केल जो होता है ये आप केवल ब्लैक और वाइट वैल्यू पे काम कर रहे होते हैं, ग्रेडियंट वैल्यू पे आप ना ही कलर्स यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट ग्रे पे काम करना है तो इसके लिए आरजीबी कलर, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, राइट, आरजीबी। ये कलर जो होते हैं इसमें फोटोशॉप ये जनरली डिजिटल वर्ल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कभी वेबसाइट्स के लिए काम कर रहे हो या फिर अपने मॉनिटर्स के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको आरजीबी यूज़ करना होगा। आरजीबी की कलर रेंज जो है, जो पहला मोड है फोटोशॉप का, वो 16,70,000 कलर देता है आपको। तो आपको शुरुआत में ही 16,70,000 कलर्स के साथ काम करने को मिलेगा आरजीबी मोड में। और ये मोड्स 4 बार डिवाइड होते हैं, 4 बार डिवाइड होंगे तो ये जाएगा 62 बिलियन तक, ठीक है। सो ये कलर, इसके साथ साथ इनको एडिटिव कलर थ्योरी भी बोला जाता है। एडिटिव कलर थ्योरी का मतलब होता है कि बेसिकली ये जो कलर इंस्पायर्ड हैं ये सूरज के कलर से इंस्पायर्ड होते हैं। सूरज का कलर होता है वाइट, राइट।
तो उसमें से जब भी कोई रेज निकलती हैं और वो जब कहीं पे स्ट्रक करती हैं तो वहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं और कलर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो आरजीबी कलर्स जो होते हैं ये एडिटिव कलर थ्योरी में, क्योंकि आपका जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हमने प्रीवियसली देखा था, आपने वो डब्बे वाले टीवी देखे हैं जो शुरुआत में देखे होंगे, बड़े बड़े डब्बे वाले टीवी, पीछे में बड़ा सा साइज था। उसमें वो बड़ा साइज क्यों होता था? क्योंकि उसमें सीआरटी उसको सीआरटी मॉनिटर बोलते थे, सीआरटी मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब। पीछे में एक ट्यूब लगी होती थी जिसमें से कैथोड रे निकलती थी। कैथोड रे क्या होती थी? एक्चुअली में एक प्रिज्म होता था, उसमें लाइट मारी जाती थी और उससे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था। तो ये कैथोड रे ट्यूब निकलता था उस चीज़ से। सो जितना लाइट ऐड होती जाती है कलर पे उतने ज़्यादा वेरिएशन और रेंज मिलते हैं, इसलिए जो रेंज मिलती है वो 16,70,000 कलर की रेंज मिलती है शुरुआत में। वहीं सी एम वाई के जो होता है ये, इसका फुल फॉर्म है सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक। के स्टैंड्स फॉर ब्लैक। रीज़न ये है कि आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू को अगर आप इक्वली जोड़ोगे, मिक्स करोगे तो वाइट कलर निकलता है। तो वो एक्चुअली में आर जी बी प्लस वाइट ऐड है उसमें। और वहीं सी एम वाई के जो है वो सी एम वाई प्लस ब्लैक है। तो सायन मजेंटा येलो एंड ब्लैक जो है ये पिगमेंट कलर्स कहलाते हैं, यानी कि इनको प्रिंटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप कोई प्रिंट मटेरियल जो कि आपका प्रिंट के थ्रू बाहर निकल रहा है उसको आप सी एम वाई के में बनाते हैं। तो आरजीबी में जो भी डिजिटल वर्ल्ड के लिए आपका वर्ल्ड वर्क होगा वो आरजीबी में बना होगा। राइट, वो चीज़ वो सी एम वाई के में निकलती है, क्योंकि इसमें जो प्रिंटर यूज़ होता है उसमें पिगमेंट होते हैं, इंक होती है, डाई होती है। वो इंक जो होती है वो सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक ही के थ्रू सेपरेट की जाती है। होता यह है कि आरजीबी में आपने लाइट ऐड की तो कलर्स के वेरिएशन ज़्यादा मिले, राइट। अब रियल वर्ल्ड में अगर हम लाइट ऐड करेंगे कलर्स में तो हमको लाइट शेड नहीं मिलते, है ना, कलर चेंज नहीं होता। तो वहीं ब्लैक ऐड करके उस कलर के शेड कम किए जाते हैं। तो जब ब्लैक ऐड करते जाते हैं तो कलर के डार्कर शेड्स निकलते हैं, इसलिए सी एम वाई के आरजीबी से थोड़ा सा डार्क होता है। और इसको सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी बोलते हैं और इसको एडिटिव कलर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। तो जब प्रिंट का काम करना होगा तो हम लोग सी एम वाई के यूज करेंगे। अब यहाँ पे लैब कलर्स जो हैं वो जनरली क्या है, ये लेबोरेटरी कलर्स नहीं होते हैं। लैब लिखा ज़रूर है लेकिन लेबोरेटरी कलर्स नहीं है। ये एक्चुअली में लाइटनेस ए चैनल बी चैनल कहलाते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लाइटनेस, यानी ये ब्लैक और वाइट वैल्यू को कंट्रोल करेगा। ए स्टैंड्स फॉर आपका दो, कोई एक दो कलर को पकड़ लेगा, और बी स्टैंड्स फॉर दूसरे दो कलर को ले लेगा। दैट मीन्स ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक डिजिटल इमेज जो होती है वो 5 कलर से मिलके बनी होती है। ब्लैक और वाइट एंड रेड ग्रीन ब्लू, ये 5 कलर से मिलके एक डिजिटल इमेज फॉर्म होती है। तो ब्लैक और वाइट को लाइटनेस ए चैनल बी चैनल ले लेगा। ए चैनल जो है वो रेड और ग्रीन को पकड़ लेगा, और बी चैनल जो है वो ग्रीन और ब्लू को पकड़ लेगा। ऐसे करके ये 3 चैनल्स में काम होता है। अगर आपको 3 चैनल्स में, ज़्यादा चैनल्स में काम करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सो हम इसको आरजीबी पे रख रहे हैं। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। ये 8 बिट में 16,70,000, 16 बिट में 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000। क्योंकि पिक्सल जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता, वो क्वाड होता है, 4 होता है, क्योंकि पिक्सल एक बार में 4 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है। तो 16 बिट और 32 बिट, 16 लाख इंटू 16 लाख इंटू 16 लाख। और ये 48 बिट्स में भी जाता है। सॉफ्टवेयर आपका 48 बिट सपोर्ट करता है। एच डी आर आई इमेज बोलते हैं उसको, एच डी आर आई इमेज। तो वो इमेज जो होती है वो इधर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती। इसमें काम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको हम 8 बिट पे ही रख रहे हैं। बैकग्राउंड कंटेंट यानी हमारा कैनवास का साइज कैसा होगा, यानी पीछे का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, वो यहीं पे रहेगा। और इधर पे कलर प्रोफाइल, वर्किंग, एलयूटीज,
अब ये LUTs क्या होती हैं, ये कलर प्रोफाइल्स क्या होती हैं? जनरली मान लीजिए आपने कोई इमेज अपने फ़ोन के द्वारा खींची और वो इमेज जो है वो आपने फ़ोटोशॉप पे लेके आए। अब फ़ोन पे तो वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रही थी, लेकिन फ़ोटोशॉप में जब आप मॉनिटर में कंप्यूटर में देख रहे हैं तो डल नज़र आ रही है। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि आपके फ़ोन में एक एक्स्ट्रा LUT लगा होता है। LUT का फुल फॉर्म होता है लुक अप टेबल, यानी कि कलर की इंफॉर्मेशन। जो भी इमेज आप कैप्चर कर रहे हैं फ़ोन से, उसमें एक अलग से कलर की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की सिस्टम डला हुआ है। वही सिस्टम यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करने वाला नहीं होता, तो इधर पे जब वो इमेज आती है तो डल नज़र आती है, तो आपको उसको फिक्स करना होता है। इसके लिए फोटोशॉप में यहाँ पे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग LUT सेट की गई है। तो यहाँ पे एडोब की भी मिल जाएगी, एप्पल की भी मिल जाएगी, आपको कलर मैच की भी मिल जाएगी, इमेज की भी मिलेगी, प्रो फोटोज़ की, रेक्ट रेक्ट कैमरास जो होते हैं ये मूवीज़ के कैमरास होते हैं। ये बहुत बड़े वैल्यू में रेंज में इमेज को कैप्चर करते हैं। HDRI रेंज इन्हीं का होता है। और एप्पल के डिवाइसेस का होगा तो एप्पल का, राइट। और अगर एडोब RGB लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला होता है। और यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शंस हैं, तो उसमें से कई, ये जो सामने के नाम हैं ये सब डिवाइसेस के नाम हैं। लेकिन आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जैसे गामोट, जिसको गैमेट भी बोलते हैं, तो गैमेट भी है, LUT भी है, और आपका गैमा भी है, राइट। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्चुअली में टेक्निकल टर्म होते हैं। गैमा का मतलब होता है ब्लैक और वाइट वैल्यू। जनरली ये ब्लैक वैल्यूज़ की बात करता है गैमा। दैट मीन्स अगर आपको इस डिवाइस का गैमा वैल्यू को ही पुट करना है तो आप इस LUT को यूज़ करेंगे। अगर LUT की बात की जाए दैट मीन्स कलर प्रोफाइल, यानी पूरा का पूरा रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू यहाँ से उठाई जाएगी। और गैमेट जो होता है, गैमेट का मतलब होता है ट्रू कलर, यानी वो शेडिंग्स यानी ब्लैक एंड वाइट नहीं लेता। LUT क्या करता है, ब्लैक और वाइट RGB पांचों ले लेता है। गैमेट जो होता है वो केवल RGB उठाएगा, ट्रू कलर। ठीक है, ऐसे करके इनका डिवीजन होता है पूरी चीज़ों का। वेस्टर्न कंट्रीज में LUT यूज़ करते हैं। ईस्टर्न कंट्रीज यानी ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, कोरिया, चाइना, इन जगहों पे गैमेट बुलाते हैं। और हमारे इंडिया में इसको कलर प्रोफाइलिंग या LUT दोनों बुला लेते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये RGB, sRGB, IEC 61966 2.1 पे रहता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई LUT पता नहीं है तो इसको यूज़ करिए। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये एडवांस ऑप्शंस के हिस्सा होते हैं। तो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो होता है ये एक्चुअली में एक पिक्सल का कितना साइज है वो बताता है यहाँ पे। अब एक पिक्सल का कितना साइज है ना, स्क्वायर पिक्सल यानी कि दोनों तरफ बराबर रहेगा, ब्लॉक में पिक्सल रहेगा। अब यहाँ से वेरिएशन कैसे हो सकता है? ये वेरिएशन एक्चुअली में एक पिक्सल का साइज टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। जहाँ पे भी NTSC पढ़ा जाता है, इसका मतलब है ये एशियन वर्ल्ड है, यानी कि पूरा इंडिया, चाइना, जापान, इन जगहों की जो इमेज की डिस्प्ले करने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक पिक्सल का साइज 0.91 होता है। वहीं पैल जो होता है ये एक्चुअली में आपका 1.09 होता है। ये यूरोपियन कंट्रीज का होता है। यूरोपियन टेलीविज़न जो होता है वो पैल में अपनी मूवी दिखाता है या इमेज दिखाता है। वाइड स्क्रीन, और ये जनरली क्या है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये लेंसेज हैं, कैमरा लेंसेज हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पिक्सल सेट होता है। NTSC वाइड स्क्रीन, अगर वाइड स्क्रीन पे है 1.21, 1.33 फॉर पैल, पैल का वाइड स्क्रीन। और DVC प्रो कैमरा आता है, उससे प्रो कैम जो बोलते हैं, प्रो कैमरा के लेंस की बात कर रहा है। इनका फुल फॉर्म तो पता है आपको, डीवी डेफिनेशन वीडियो, HDV हाई डेफिनेशन वीडियो, राइट। ये उसी के हिसाब से है। एनामॉर्फिक आपने नया सुना होगा ये वर्ड। एनामॉर्फिक एक्चुअली में 2.1 जो लिखा हुआ है 2:1, इसका पिक्सल साइज सबसे बड़ा होता है 2 होता है। और ये एक्चुअली में एक ऐसा कैमरे का लेंस होता है, ये ऐसा लेंस होता है जो कि एक बार में 180 डिग्री की इमेज ले सकता है।
दैट मीन्स मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्लोज डिस्टेंस पे वाइड एरिया कैप्चर करना है तो मैं एनामॉर्फिक सेट करूँगा। तो मैं एनामॉर्फिक पे रख के अगर इसको इमेज क्लिक करूँगा तो मैं यहीं बैठे बैठे अपने पूरे रूम का 180 डिग्री कैप्चर कर रहा हूँगा। तो ये उसका पॉइंट है। डीवीसी प्रो कैमरा जो होता है, जो 1080 1.5 जो है, ये एचडी रेजोल्यूशन का एक पिक्सल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं पता है तो स्क्वायर पिक्सल्स रखेंगे। ये पूरा सेटिंग्स हो जाता है डॉक्यूमेंट सेटिंग। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको आप जब क्रिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक इंटरफेस। अब ये फोटोशॉप का इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस में क्या होता है, मेन्यू बार होता है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बार होता है। तो इसको पैनल कर लेते हैं ताकि हम दोबारा इसमें फिर नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो हम इन चीज़ों को डिवाइड कर रहे होंगे। आज थोड़ी सी एक आपको एक प्रैक्टिस भी दे दूंगा। ठीक है, तो उसको आप ट्राई करेंगे। फोटोशॉप में सबसे पहला जो आपको बार ऊपर में मिल रहा है ये मेन्यू बार है। इसको एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो जो सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल तौर पे अवेलेबल है और जो नहीं है वो भी सारा कुछ यहाँ है। तो अगर बोला जाए सॉफ्टवेयर क्या है तो मेन्यू बार है। तो फोटोशॉप का मेन्यू बार में सारी चीज़ें होती हैं, सारे ऑप्शंस यहीं मिलेंगे। इसमें एक बार एक्स्ट्रा मिलता है जो कि है ऑप्शन बार। इसको ऑप्शन बार बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी टूल सेलेक्ट किया गया है उसका यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बट जो ऑप्शंस मिलते हैं वो प्राइमरी ऑप्शंस मिलते हैं, सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। प्रिमिलरी ऑप्शंस मिलते हैं जो कि उस समय पे क्विक काम करने के लिए चाहिए होंगे, वो यहाँ पे रहेंगे। लेफ्ट साइड में हमें टूल बार मिलता है। टूल बार को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्शंस में, राइट। इसको अगर मैं ये जो सेटिंग्स ओपन है ये एक्चुअल में असेंशियल्स क्लासिक में सेट नहीं है। यहाँ पे वर्क्स ऑप्शन, वर्क स्पेस ऑप्शन होता है। इससे क्या आप सेट कर सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके का नज़र आएगा। तो इसको मैं कुछ देर के लिए असेंशियल्स पुराने तरीके में सेट कर देता हूँ और प्रोबेबली नॉर्मल तरीका जो रीसेट एसेंशियल्स है वो ये है। इसको हम थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। टूल बार जो होता है वो लेफ्ट साइड में अवेलेबल होता है। राइट साइड में आपको प्रॉपर्टीज पैन मिलता है। प्रॉपर्टीज पैन का मतलब है ये ढेर सारे छोटे छोटे ऑप्शंस जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलती है। जितने टूल्स हैं उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंट पैनल्स होते हैं, उन सब का एक पैन बना दिया है। पैन यानी कि जो फ्राइंग पैन होता है ना, उस तरीके का पैन बोलते हैं इसको। तो ये प्रॉपर्टीज पैन बोलते हैं इसको, ताकि इसमें मिक्स वेज होता है ना, समझने के लिए सारे मिक्स है। यहाँ पे आपको बस इसको ऐसे समझे कि इसमें जो सॉफ्टवेयर में जो भी टूल यूज कर रहा हूँ उसकी सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल होंगी। सेटिंग्स पूरी इधर आएंगी। यहाँ पे आपको टूल बार मिलेगा और इसमें एक पैनल और ऐड होता है जो कि विंडोज से जाके आप टाइमलाइन से ऑन कर सकते हो, जो कि है एनिमेशन पैनल, विंडोज टाइमलाइन, राइट। अब इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसका ये जो टूल बार है ना, ये भी डिवाइड होता है सेटिंग्स में। इसकी डिवीजन क्या है, इसमें करीब करीब 4 डिवीजन निकलते हैं। मूव टूल जो सबसे पहला टूल होता है, यहाँ से लेकर जो आपका आई ड्रॉपर टूल होता है, ये जो पूरे सेक्शंस हैं ये केवल और केवल ड्राइंग ग्रुप कहलाते हैं। ड्राइंग ग्रुप का मतलब होता है आप ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी सिलेक्शन ग्रुप कहलाते हैं, यानी सिलेक्शन बस देंगे ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन। कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है वो यहाँ से लेकर यहीं तक होगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा टूल नहीं है जो सेलेक्ट कर सके। तो अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहें तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, Ctrl+V। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका रहेगा सिलेक्शन ग्रुप। ठीक है, नाउ इस टूल को बोलते हैं स्पॉट हीलिंग टूल। तो ये हम टूल्स पे तो जाएंगे आगे। यहाँ से लेकर
आपका जो बर्न टूल है या डॉज टूल है, ये वैसे बर्न टूल है लेकिन इसी के अंदर डॉज टूल होता है। जनरली डॉज टूल ओपन रहता है सामने में। तो जब ये ग्रुप जो होता है ये ड्राइंग ग्रुप कहलाता है। रीजन ये है, सिलेक्शन ग्रुप इसलिए क्योंकि किसी भी चीज का सिलेक्शन ले सकते हैं, और ड्राइंग इसलिए क्योंकि इसके पास ब्रश एबिलिटी होती है, सारे के सारों के पास ब्रश जैसे ड्रॉ करने की एबिलिटी होती है, इसलिए ये ड्राइंग ग्रुप होते हैं। पेन टूल से लेकर आपका शेप टूल तक जो भी ऑप्शन मिलता है ये वेक्टर टूल में कहलाते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स यानी कि जो आप लोगो बनाने के लिए या टेक्स्ट बैनर में ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको रीसाइज किया जा सकता है, वो यहाँ पे होते हैं। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका बिहेवियरल ग्रुप हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करने के लिए बनाए गए टूल्स। तो जो हम शॉर्टकट से यूज़ करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके पेस्ट किया था, तो अब मेरा ये जो ग्राफिक है ये एक लेयर के फॉर्म पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अब इसको मैं बंद चालू या यूज़ कर सकता हूँ आगे। ये लेयर ग्रुप को, ये लेयर पैनल को एक्सेस करने के लिए आप लेयर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर F7 शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, तो टॉगल हो जाएगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं इस लेयर पैनल की। इस लेयर पैनल पे किस तरीके से वर्क करना है। तो लेयर पैनल पे अगर आपको कोई भी ग्राफिक डालना होता है, इमेज डालनी होती है, तो आपको एक नई लेयर चाहिए होती है। अगर हम इमेज डालने की बात करें तो इमेज अपने आप एक लेयर में बन जाती है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद से कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको सेपरेट लेयर बनानी होगी। सेपरेट लेयर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये शॉर्टकट है नई लेयर के लिए। एक ये है, दूसरा यहाँ पे शॉर्टकट आइकॉन है, और या फिर तीसरा लेयर में जाके न्यू में जाके लेयर पे। तो ये तीनों तरीके हैं हमारे पास लेयर को एक्सेस करने के। अब इस लेयर पे आपको कोई भी ग्राफिक तैयार करना है, किसी भी तरीके का ग्राफिक, तो आप सबसे पहले सिलेक्शन टूल से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ड्राइंग ग्रुप में जाने से पहले आपको माउस के साथ और अपने पेन टैब के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे सिलेक्शन ग्रुप में हमें मूव टूल जो होता है वो हमारी लेयर्स को मूव कराने के लिए होता है। लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग, क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट करिए और उसको मूव करा सकते हैं। अगर कुछ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको मिलते हैं ये मार्क्यू टूल्स। रेक्टेंगुलर मार्क्यू आपका रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए होता है, और सर्कुलर मार्क्यू जो होता है वो आपका सर्कल क्रिएट करने के लिए होता है, यानी एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अब इस डिजाइन के साथ कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, डी सिलेक्शन के लिए। अब आपको यही दो टूल यूज करने हैं आपके आर्टवर्क के लिए, ठीक है। शुरुआत में जो प्रैक्टिसेस होंगी वो ऐसी ही रहेंगी। तो अभी रेक्टेंगुलर टूल लिया हमने और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। अब इसमें मुझे कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो कलर ऑप्शन होते हैं, कलर पिकर। तो आप कलर पिकर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लीजिए। अभी फ़िलहाल कोई कलर थ्योरी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे। कंट्रोल डी टू रिमूव, है ना। तो हमने ऑल्ट बैक स्पेस दबाया, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर जो है वो पुट होता है, ऑल्ट बैक स्पेस। तो जैसे ही आप सिलेक्शन लेंगे उसके बाद आप ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो आप यहां से राइट। अब यहाँ पे मैं एक एलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ और इसको ड्रॉ करने का जो तरीका होता है वो होता है आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर से ड्रैग होगा, लेकिन ये
नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा, है ना, कैसे भी बनेगा। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ मिक्स कर देंगे, तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल होगा, ठीक है। अगर आपको सेंटर से चाहिए, अभी कॉर्नर से ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से ड्रॉ करना है, तो ऑल्ट दबा दीजिए। ऑल्ट दबा के करेंगे तो सेंटर से ड्रॉ होगा, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबा देंगे तो सेंटर के साथ यूनिफॉर्म स्केल होगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे केवल यूनिफॉर्म स्केल कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा कलर पुट कर देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। आजू बाजू काफ़ी ब्लर डिज़ाइन दिख रहा होगा, ब्लर इस कारण से क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बार में चेक करें तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे उस टूल के रिगार्डिंग। इसमें से फेदर ऑन है, फेदर का मतलब होता है जो भी शेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसके चारों ओर एक छोटा सा 10 पिक्सल का स्मूथ ब्लर क्रिएट करेगा वो, ठीक है। तो इसको मैं अगर 0 कर दूं, प्रॉपर लाइन, तो क्रिस्प लाइन आ जाएगी। हम यहीं से इसको क्लियर कर रहे हैं, ड्रॉ करते हैं और क्रिस्प कर देते हैं ताकि हमारी लाइंस क्लियर आए। नाउ यहाँ पे कुछ चार अदर ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये चारों ऑप्शंस जो बुलियन ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, आपने 10th में कभी मैथ्स में पढ़े हैं ये, या बैकग्राउंड आपका मैथ्स रहा है, नहीं? ओके। सो क्या होता है कि जब मैथ्स में जब 11th 12th होता है बैकग्राउंड में, तब हमको ये बुलियन टूल्स मिलते हैं। इनका मतलब होता है दो ज्योमेट्री को आपस में जोड़ना, घटाना, या इंटरसेक्ट करना, या एक्सक्लूड करना। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लेट जस्ट से मैं यहाँ पे एक एलिप्टिकल ही लेता हूँ, आई विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस। और जैसे ही मेरा ये टूल सेलेक्ट रहता है, मैं सर्कुलर ऑप्शन को मूव भी करा सकता हूँ। तो मैं इसके सेंटर पे ले जाऊंगा तो मेरा वाइट कलर का एरो आएगा विच एक्चुअली अलाउज मी टू ड्रॉ। अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड देन आई विल जस्ट शिफ्ट और जैसा भी मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, बस मुझे ओवरलैप कराना है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे ओवरलैप करा देता हूँ तो ये ऐड हो गया। आई विल बी एडिंग सम सेपरेट कलर्स, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक शेप एंड ये नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँ विच इज सब्ट्रैक्ट, तो अब मैं यहाँ से ओप्स क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट नहीं दबाना है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। आई विल सेलेक्ट अ कलर, माइनस। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये स्विच हो गया। इसका शॉर्टकट है एक्स, एक्स कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो एक्स से आप अपने कलर पिकर को स्विच कर सकते हैं। अब अगर यहाँ आपका सिलेक्शन है, आपके ग्राफिक में आपका सिलेक्शन है और आप इस ग्राफिक को ऑलरेडी सिलेक्शन है, आप लेयर पे हैं और आपका ग्राफिक सिलेक्शन है और आप इस लेयर को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप मूव टूल पे जाके इसको कॉपी कर सकते हैं वाइल प्रेसिंग ऑल्ट। ऑल्ट दबा के जब आप ड्रैग करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा विद इन योर सेम लेयर।
सिमिलर लेयर पे कॉपी हो जाएगा। और अगर मल्टीपल सिलेक्शंस लेने हैं तो वापस से ऐड कर दीजिए, और ऐड पे जाके ऐसे कर देंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएंगे दो अलग अलग जगहों के। वाइट करके मैं इसको यहाँ वाइट पुट कर रहा हूँ। इसको भी एक शेप में ड्रॉ कर देते हैं। अगर बाय एनी चांस आप केवल केवल एक हिस्सा सेलेक्ट करना चाहते हैं और बाकी हिस्सों को ओमिट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगर आपको चाहिए है कि ये इतना ही हिस्सा केवल सेलेक्ट हो, तो आपको एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड में जितना हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है बस वही अंदर के लिए आएगा आपके पास। यहाँ पे एक नई लेयर ले लेते हैं और इसके कलर को रेड कलर से थोड़ा सा डार्क पुट कर देते हैं। अब मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो मूव करा सकता हूँ। अब देखिए ये लेयर के ऊपर है और ये मेरा ग्राफिक लेयर के नीचे है। अगर मुझे इसको लेयर के नीचे डालना है तो मुझे यहाँ से ड्रैग करना होगा, या तो मैं ड्रैग करके नीचे कर दूंगा, या फिर कंट्रोल दबा के मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट दबाऊंगा तो वो नीचे आएगा, राइट दबाऊंगा तो वो ऊपर जाएगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और आइदर राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो अभी हमने उसको क्या किया, नीचे रखा, कंट्रोल कंट्रोल टी करने से लेयर का ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो ऑन होता है। अब इसमें आप तीन ऑप्शंस कर सकते हैं, मोमेंट, रोटेशन, राइट, एंड स्केल। तीन चीज़ें आपको करने को मिलेगी। यहाँ पे इसको मैं सेट करता हूँ, and I'll put a selection, probably थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं और एक और लेयर ले लेते हैं नीचे पे। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो अपने आप मेरी लेयर सेलेक्ट हो रही हैं। ये ऑप्शन कई बार बंद रहता है, ये ऑन होता है यहाँ से। जैसे ही मूव टूल से सेलेक्ट करूँगा ऑटो सेलेक्ट होता है। तो ये दो तरीके से सेलेक्ट होता है। अगर ये ग्रुप में होगा तो आपको इंडिविजुअल लेयर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप लेयर पे रखिए इसको फिलहाल के लिए और इसको इंडिविजुअल लेयर सिलेक्शन लीजिए। अब अगर मैंने पीछे वाली बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की और अगर पूरी लेयर पे मुझे एक कलर पुट करना है, राइट, तो जैसे लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑफ पे जा रहा हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा विदाउट एनी सिलेक्शन, तो पूरी लेयर पे ये ऑप्शन काम करेगा। राइट, अब अगर मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, सो हमारे पास अभी यही दो लेयर्स हैं और ये अलग से भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। एक और लेयर ले लेते हैं और
क्लोजर के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं। अगर मुझे कोई कलर कैनवास में से उठाना है तो आई ड्रॉपर टूल है सिलेक्शन के लिए, कलर सेलेक्ट करना है ना, तो आई शॉर्टकट है। और या फिर सिंपल इधर क्लिक करेंगे और कर्सर बाहर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस कलर को उठा लेगा। ऑल्ट बैक स्पेस, तो हमारे पास कंट्रोल दबा के हम मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से सबको मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल ई इज यूज्ड टू मर्ज ऑल दी लेयर्स। ठीक है, तो आपको शुरुआत में अभी फ़िलहाल इतना ही करना है। आपको इंटरफेस देखना है, इंटरफेस के साथ फैमिलियर होना है, और बाकी जो कुछ ग्राफिक्स आप क्रिएट करना चाहें तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, पहला रेक्टेंगुलर मार्क्यू और दूसरा आपके पास सर्कुलर। उसी का यूज़ करके जितना आप क्रिएट कर सकते हैं पहले उससे क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम थ्योरीज में जाएंगे, कलर थ्योरीज में, ताकि फिर हम मोनोक्रोम वगैरह ड्रॉ कैसे करते हैं वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो इसको यहीं तक रखते हैं आज का। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।